कक्षा 10वीं में भूगोल में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में 3 अंक में पूछा जाता है। लौह खनिज और अलोह खनिज में 3 अंतर लिखिए। बहुत ही सरल अंतरों पर चर्चा करेंगे और काफी सारा कॉन्सेप्ट भी आपको मिलेगा। लौह खनिज और अलोह खनिज में जो पहला बेसिक अंतर आप बता सकते हैं वो इनके उत्पादन मूल्य के आधार पर बता सकते हैं कि इनका उत्पादन मूल्य क्या है। इससे एक बड़ा अंतर निकल जाएगा कि जो लौह खनिज होते हैं वो धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य का 3/4 भाग का योगदान देते हैं। तो अर्थात यूं कहें कि धात्विक खनिजों का जो कुल उत्पादन मूल्य है उसका 3/4 भाग जो है वो आपका लौह खनिज से प्राप्त होता है। अलोह खनिज जो है वो उत्पादन मूल्य में उतना अधिक योगदान नहीं दे पाते हैं। हालांकि वो काफी इंपॉर्टेंट भी हैं, कई जगह वो बहुत महत्व के हैं, लेकिन फिर भी उत्पादन मूल्य में वो उतना अधिक योगदान नहीं दे पाते हैं। दूसरा जो बड़ा अंतर है वो उपलब्धता का है। जैसे जो लौह खनिज है अगर भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में इनके बड़े भंडार हैं, मतलब काफी पर्याप्त उपलब्धता इनकी है। और अलोह खनिज की बात करें तो भारत में इनके भंडार संतोषजनक नहीं है, जैसे होना चाहिए वैसे नहीं है। कुछ खनिजों के पर्टिकुलरली ठीक ठाक है परंतु इतने संतोषजनक नहीं है। तो पहला हो जाएगा उत्पादन मूल्य, दूसरा हो जाएगा उत्पादकता। तीसरा उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हैं कि जैसे लोहा है, लौह खनिज में लोहा, जैसे लोहे के अयस्क हो गए। अब लोहे के अयस्क में आप क्या ले सकते हैं, तो आप ले सकते हैं मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, है ना, ये लोहे के अयस्क में ले सकते हैं। मैग्नेटाइट तो बड़ा अच्छी क्वालिटी का लोहा माना जाता है, सर्वोत्तम लोहा अयस्क मानते हैं। और मैग्नीज, निकेल, ये आपके लौह खनिज हो गए। और जब आप अलोह खनिज में जाएंगे तो तांबा, उसमें अगर तांबे के अयस्क की बात करें तो बॉक्साइट बड़ा अच्छा अयस्क है, तो तांबे का जो महत्वपूर्ण अयस्क है। और जस्ता, सीसा, ये आपके अलोह खनिज के उदाहरण में आ जाएंगे। तो आप ये जब लिखेंगे एग्जाम में तो आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे।